Today let us see about a very important point of your alternating current chapter. ये आता है EMI चैप्टर में भी आता है, LC oscillations चैप्टर अब हम पूरा पढ़ाएंगे। थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं, और इसमें से बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है वो भी बता देंगे, ठीक है। When a charged capacitor is switched on across a pure inductor, the current in the circuit sinusoidally oscillates. This parallel connection of inductor and capacitor is called an oscillator circuit. In such case, the current oscillates at a frequency f is equal to 1 by 2 pi root over of LC, 1 by 2 pi root over of LC हर्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है तो हर्ज होगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपका अगर 10 साल की बोर्ड क्वेश्चन को देखा जाता है फॉर एलसी ऑसिलेशन, तो जो चाहिए हो गया इतने में, जो चाहिए इतने में खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 95% टाइम वो लोग पूछे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेटर सर्किट, दैट्स ऑल। या फिर एल दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, एफ निकालो, ऐसे। लेकिन हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं है। ये तो हो गया चीज ऐसा होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारा चीज अभी हम लोग देखेंगे। नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 2। बोर्ड का काम निपट जाने के बाद क्या है कि कुछ रिलैक्स लगता है, चलो इतने में हो गया ना, हाँ ठीक ठीक। तो फिर आगे क्या देखते हैं इसमें। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक चार्ज कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर व्हिच वाज ऑलरेडी चार्ज, क्या वोल्टेज में से V0 वोल्टेज में। कैपेसिटेंस क्या था C। इसको हम क्या किए, इसको लाके हम किसी एक इंडक्टर के साथ, प्योर इंडक्टर के साथ स्विच ऑन किए। You switch on the circuit at t equal to 0. The capacitor was charged. What will happen? This is having some potential difference. It will try to drive a current. ये करंट इसके अंदर से भेजने की कोशिश करेगा, किसके अंदर से, इंडक्टर के क्रॉस में। You see, whatever current is passing through the capacitor, same current is passing through the inductor. When C is switched on, the current I flows in circuit। बहुत फैला के नहीं लिखना है क्योंकि कोई आपको शॉर्ट नोट लॉन्ग नोट नहीं पूछने वाला, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो करंट है, कोई पूछेगा 2 एम्पीयर करंट निकला, इधर से कितना गया 2 एम्पीयर, कैपेसिटर से 2 एम्पीयर, ओ दोनों में बराबर करंट है। अच्छा, तो if at any instant PD across capacitor
capacitor is V, मतलब potential difference between these two points is V. Then I क्या है, dq by dt. Q क्या है, चार्ज. But what is Q? It is C into V. C being a constant, C dV by dt. ऐसा है. तो ये करंट फ्लो करेगा. जो करंट फ्लो करेगा वो कैपेसिटर के क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ साथ बदलेगा. आप बोलोगे V0 क्या है? अरे V0 शुरू में था, जैसे जैसे डिस्चार्ज करने लगेगा V0 भी तो घटने लगेगा. जब उसका वोल्टेज V था तब अगर करंट I था तो रिलेशन कुछ ऐसा था. फाइन, हमें समझ में आ गया करंट. मोरओवर ये दोनों पैरेलल में है. दोनों पैरेलल में है मतलब इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है ना. तो एज पीडी अक्रॉस C and L is same, आप कहोगे VC is equal to VL. इसके क्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है. VC is equal to VL. ठीक है. VC is equal to VL. तो हम क्या कहेंगे, VC कितना है, VA है ना, और VL कितना है, VL is minus L di by dt, because a current I is passing through the inductor and that current is not constant. Whatever the rate of change in current, that into L is the EMF. वैल्यू डालते, V तो V है और I क्या था, I था C dV by dt. So as I is equal to C dV by dt, तो di by dt क्या हो जाएगा, it will be minus LC d square V by dt square. ठीक है. इसका मतलब d square V by dt square is equal to 1 by LC minus of into V. थोड़ा इसको ध्यान से देखो, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है सॉल्व करना नहीं आता है, लेकिन फ्रॉम दिस यू कैन गेट द आइडिया हाउ टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ V. V कितना है कोई पूछेगा. याद करो, काफी दिन पहले बचपन में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे, जिसमें द एक्सीलरेशन वाज प्रोपोर्शनल टू एंड अपोजिट टू x and it was equal to vectorially minus omega square x था. एक्सीलरेशन क्या था, d square x by dt square is equal to minus omega square x. और इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाले थे. कैसे निकाले थे, x was a sin omega t plus phi और a sin omega t plus phi ऐसे करके कुछ निकाले थे, है ना. ये भी तो बात कुछ ऐसा ही है. d square v by dt square is equal to minus 1 by LC into v. अगर इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे, x के जगह v है और ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 by LC है ना. ओमेगा स्क्वायर की जगह 1 by LC है. तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, a क्या था, a वाज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो हम कहेंगे v का वैल्यू क्या मिलेगा, Vm sin ओमेगा t प्लस phi. Vm sin ओमेगा t प्लस phi, ये आपको समझ में आना चाहिए. तो हम कहेंगे सीधे सॉल्यूशन टू above differential equation is V is equal to Vm sin ओमेगा t प्लस phi. V क्या, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस. Vm क्या है, मैक्सिमम पीडी. किसके क्रॉस में, इंडक्टर की कैपेसिटर. अरे दोनों की क्रॉस में, क्योंकि जो इसके क्रॉस में होता है वो उसके क्रॉस में होता है. मैक्सिमम पीडी कब होगा, जब शुरू में कनेक्ट किए होंगे. द मोमेंट यू स्विच इट ऑन,
जो वोल्टेज था मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद तो डिस्चार्ज होना शुरू हो गया ना। सो इट इज इक्वल टू इनिशियल PD across C, what is that, equal to V0। अच्छा, ओमेगा क्या है, 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC, कंपेयर करके, है ना। तो ओमेगा भी मिल गया, Vm भी मिल गया, बाकी रह गया ये फाई। अच्छा, तो हम कहेंगे कि व्हाट अबाउट 80, हमें फाई पता करना है। फाई पता करने के लिए थोड़ा ऐसे करेंगे, एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू कितना है, अब जानते हो जब स्विच क्लोज की t इक्वल टू 0 में, तब वोल्टेज क्या था, v0। एट t इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू v0। सो तो हम क्या कहेंगे, t के जगह 0, v के जगह v0 डाल देंगे, v0 इज इक्वल टू Vm, और Vm की जगह क्या डालेंगे, Vm तो V0 है, V0 साइन ओमेगा t, t इक्वल टू 0 में, t इक्वल टू 0 में ये 0 हो गया, साइन फाई। देखो एट t इक्वल टू 0, v इक्वल टू V0, t इक्वल टू 0 में ये टर्म गया, क्या मिला, साइन फाई। Vm क्या है, V0, इसका मतलब साइन फाई का वैल्यू कितना है, साइन फाई का वैल्यू है 1, मतलब फाई इज पाई बाई 2। ओहो, कितना मजेदार है। तो जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन मिला 10 10 10 10 10 the PD across capacitor is V is equal to V0 sin omega t plus pi by 2, that is V0 cos omega t। What is the current? What is the current? Current you know is C dV by dt। ये वोल्टेज एक तरह कैपेसिटर है, सेम एज वोल्टेज एक तरह इंडक्टर है, और करंट C dV by dt क्या हो गया, डेरिवेटिव करो, इट इज कमिंग C V0 ओमेगा साइन ओमेगा t विथ माइनस साइन, ये हो गया हमारा करंट। तो एक cos ओमेगा t के फॉर्म में है, एक sin ओमेगा t के फॉर्म में है। मतलब जब V मैक्सिमम है, कब, cos ओमेगा t 1 है, cos ओमेगा t जब 1 है, sin ओमेगा t 0, करंट 0 था। जब करंट मैक्सिमम है, मतलब ये 1 है, ये 1 है, मतलब वोल्टेज कितना है, 0, है ना। सो यू गॉट ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन हियर, you got a very interesting expression, I is coming out to be C V0 omega sin omega t, ऐसा करके करंट का एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा अगर हम इसको देखेंगे, ये जो ओमेगा था, ओमेगा क्या था, 1 बाय रूट ओवर ऑफ LC। क्या क्या फैक्ट्स हमें समझ में आता है, थोड़ा इसको नोट करते हैं। Here omega is 1 by root over of LC, ठीक है। और ओमेगा तो आप जानते हो कि 2 पाई f होता है, तो f क्या हो गया, 1 by 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC। डोंट बी इन पैनिक, कोई भी कभी भी आपको प्रूफ करने के लिए नहीं कहेगा, बस याद रखना है। द करेंट oscillates at certain frequency guided by L and C, ठीक है। मतलब कितना फ्रीक्वेंसी, 1 by 2 पाई रूट ओवर ऑफ LC। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या जानते हो ना, कितना बार वो ऑसिलेट हो रहा है,
इसको अदरवाइज क्लॉक स्पीड भी कहते हैं। क्लॉक स्पीड, अगर मैं 1 मिनट में 1 से 600 तक काउंट कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 करके 600 पहुंच गया, सो आई कैन काउंट 600 थिंग्स इन 60 मिनट्स, सॉरी 60 सेकेंड्स। तो मेरा काउंटिंग स्पीड क्या है, मेरा क्लॉक स्पीड क्या है, 10 पर सेकेंड। मैं 10 चीजों को काउंट कर सकता हूं। 10 से 11 हो गया, मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा। मैं पूरा स्पीड में करूंगा तो 1 सेकेंड में 10 चीजों को काउंट कर सकूंगा। मान लो कि मेरे सामने ट्रेन जा रहा है, उसके बहुत सारे डिब्बे जा रहे हैं, 1 सेकेंड में मेरे सामने 500 डिब्बा पार हो रहा है, मैं गिनती कर पाऊंगा, 5 गया, 6 गया, 8 गया। अगर 1 सेकेंड में मेरे सामने 20 डब्बा निकल गए, इतने ज्यादा स्पीड में जा रहा था, तो आई कैन नॉट काउंट, हाथ उठा दूंगा, कितना गया, गिनती नहीं कर पाया, इतना स्पीड में जा रहा था। दैट इज माय क्लॉक स्पीड। ठीक है, अब देखो ये L जनरली मिली हेनरी में होता है। मिली हेनरी मतलब 10⁻³ हम चाहेंगे कि ज्यादा क्लॉक स्पीड हो, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा मैं काउंट कर सकता हूं। ये L को कम से कम मिली हेनरी में रखेंगे, उससे कम करना मुश्किल होता है। कैपेसिटर को पिको फैराड में रख देंगे, 10⁻⁹, है ना, तो ये 1/पिको फैराड में कर देंगे, पिको फैराड सॉरी पिको फैराड में करेंगे 10⁻12। तो ये रूट ओवर ऑफ LC नीचे क्या है देखो, तो 10⁻15, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻15। मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, 10⁻15 ये डिवाइड हुए 2 पाई, ऐसे करके अगर देखेंगे तो ये होल चीज विल बी ऑलमोस्ट रूट ओवर ऑफ 10⁻16, क्योंकि 2 पाई का मतलब पाई का वैल्यू 3 है, 6 है, अंदर ले लिया तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और एक चीज आ गया, तो रफली रूट ओवर के अंदर आ जाएगा 10⁻16। रूट ओवर निकाल दो तो 10⁻8, ऊपर ले लो तो आएगा 10⁻8। दैट मींस बाय चूजिंग ए लो वैल्यू ऑफ L, वेरी लो वैल्यू ऑफ C, यू कैन गो फॉर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁻8 हर्ट्ज। हमारे साथ जब तक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं थे, हम मैक्सिमम 10⁻8 हर्ट्ज तक का क्लॉक स्पीड बना पाते थे। जैसे हमारे पास कुछ मेथोडोलॉजी आ गया कि हम और हाई फ्रीक्वेंसी कर पाएंगे, हम 10⁻9 हर्ट्ज 10⁻10 हर्ट्ज बनाना शुरू कर दिए, हल्ला शुरू हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी आ गया। एंड इट हैज कम इन द रिसेंट पास्ट, यू नो। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब यू कैन मेजर 10⁻9 इवेंट्स इन 1 सेकेंड, 10⁻9 इवेंट्स इन 1 सेकेंड। अब जितने ज्यादा स्पीड, आप तो कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आप जानते हो जितना ज्यादा स्पीड होगा, मतलब क्लॉक स्पीड जितना कम होगा उतना फास्ट काम कर पाएगा। ठीक है, तो LC ऑसिलेटर सर्किट क्या हो गया, इट इज यूज्ड एज ए क्लॉक, इट इज यूज्ड एज ए क्लॉक। लेकिन वो आपको जानना नहीं है, खाली थोड़ा सा आपको मजा आएगा बोल के मैं बता दिया, क्योंकि अंधेरे में नहीं रहना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या काम है इसका, थोड़ा जानकारी होना चाहिए। अब क्या हुआ, ये LC सर्किट में हम देख रहे हैं कि जब when current is maximum, voltage is 0, when voltage is maximum, current is 0। और आप जानते हो कि when this alternating current is passing through L and C, it does not consume any power, कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। assuming ideal C and L, total energy of system remain constant, total energy of the system remain constant। ठीक है, A और C को देख के अगर आइडियल दिए उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, तो आप कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे ये चीज बताना चाहे कि इफ Vm इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, मैं अनलकीली जब ये समझा रहा था तो यहाँ पर मैं वीडियो ऑन करने के लिए भूल गया था, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। इफ Vm इज मैक्सिमम PD अक्रॉस C, Im is maximum current through L, and V is potential difference across combination when current is I, तो तीनों केस को मैं रिप्रेजेंट किया हूं। हम ये देख चुके हैं हमारा एक्सप्रेशन से कि when V was maximum means cos omega t was 1, तब
cos ओमेगा टी 1 है तो sin ओमेगा टी 0 है, तो I क्या होगा 0। फिर V इज मैक्सिमम, करंट इज 0। फिर करंट इज मैक्सिमम मतलब sin ओमेगा टी 1 है तो V कितना होगा cos ओमेगा टी 0 है। सो व्हेन V इज मैक्सिमम करंट इज 0, करंट इज मैक्सिमम V इज 0। तो व्हेन Vm इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C, तो Vm पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट क्या होगा 0। फिर I is Im in the circuit, what is potential difference across this capacitor, it is 0 है ना। थर्ड वाला बिट क्या है PD across the combination when current is I, जब पोटेंशियल डिफरेंस V है सपोज तब करंट I है। तीनों केस दिखा दिए। अगर ये आइडियल CML है उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, हम कहेंगे टोटल एनर्जी रिमेन सेम। तो इस केस में क्या एनर्जी था हाफ CVm स्क्वायर, इस केस में क्या एनर्जी था हाफ NIm स्क्वायर, इस केस में क्या एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ Ni स्क्वायर। इंडक्टर में एनर्जी का फॉर्मूला याद होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ते वक्त। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपको पूछेंगे कोई एक कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड चार्ज टू 20 वोल्ट और 30 वोल्ट वाज कनेक्टेड अक्रॉस ए इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी, फाइंड द मैक्सिमम करंट। मतलब इनिशियल वोल्टेज कैपेसिटर का दिया है, कैपेसिटेंस दिया है, इंडक्टेंस दिया है, फाइंड द मैक्सिमम करंट। ये दोनों को कंपेयर करो, आपको Im का वैल्यू मिल जाएगा। They may ask you a capacitor of 20 microfarad charged to 40 volt was connected across an inductor of 2 Henry. When the voltage across the capacitor has become 5 volt, find the current. मतलब C दिया है, Vm दिया है, V दिया है, जब 5 वोल्ट हो गया तब I पूछा है, तो ये दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करो और निकालो। कितना सिंपल है। हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है कि जब करंट तो ऑसिलेट करता है, कभी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में कैपेसिटर में रह जाता है, तो कभी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। द एनर्जी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स फॉर्म इन द सर्किट। कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एज इन द डाइलेक्ट्रिक, कभी मैग्नेटिक एनर्जी एज इन द इंडक्टर, और करंट इज ऑसिलेटिंग। दूसरी चीज ये हुआ कि अगर फिजिकली हम देखना चाहेंगे कि करंट कैसे ऑसिलेट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे ये करंट, ये मान लो कि शुरू में ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये डिस्चार्ज करने लगा, करंट बढ़ने लगा, तो इसका फिर वोल्टेज घटने लगा। जब वोल्टेज 0 हुआ तब करंट मैक्सिमम था, वो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। अब धीरे धीरे ये चार्ज होने लगा, कौन सा, ये धीरे धीरे इधर से करंट आ रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हाफ साइकिल के बाद हुआ क्या है कि पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया। उसके बाद करंट फिर से उल्टा फ्लो करने लगा, करंट ऐसे गया फिर उल्टा फ्लो करने लगा, फिर ऐसे गया फिर ऐसे उल्टा फ्लो करने लगा। द करंट ऑसिलेट्स इन द सर्किट। अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, पीक वैल्यू ऑफ करंट विल रिमेन सेम। यू सी इट इज अ साइनसॉइडल कर्व। But practically there is energy loss in the dielectric. While charging and discharging a capacitor, electromagnetic radiations go out of the dielectric. So in all real cases, in all practical cases, energy will be dissipated. If energy is dissipated, current का maximum value और वो नहीं रहेगा, तो peak value of current will gradually decrease. ऐसे decrease करते करते कुछ समय के बाद 0 हो जाएगा। आपको ये ग्राफ पूछते हैं, draw the current in a ideal as well as a real LC circuit। तो आइडियल केस में ऐसे होगा, रियल केस में ऐसे होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड घट रहा है। तो दैट इज कॉल्ड डैम्प्ड करंट डैम्पिंग हो रहा है, करंट घट रहा है इन रियल LC सर्किट। ठीक है, ओके। ए ट्रांसफार्मर is an electric machine to change or transform the input voltage to a higher or lower value
maintaining same frequency. It operates only on AC. ये सिर्फ AC में चलता है, सिर्फ AC में चलता है. You call this side as the primary coil. This is you call as the secondary coil. You apply an alternating voltage across this. You call this the input voltage. You get a potential difference across this. You call it output voltage. ठीक है. Construction. Laminated plates are staggered together. To form a solid core. Coils of different number of turns are wound on two sides. ज्यादा नहीं लिखना है, बस इसमें कुछ टर्न होंगे, इसमें कुछ टर्न होंगे. हो सकता है इसमें 500 हो, इसमें 600 हो, इसमें 1000 2000 है, कुछ भी हो सकता है. डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि सेम नंबर ऑफ टर्न्स रखेंगे तब भी उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं, लेकिन यूटिलिटी बहुत कम है, उसको कहते हैं बेलून ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर. खैर उसको बाद में देखेंगे. तो इसमें कंस्ट्रक्शन हो गया. तो प्लेट्स आर लैमिनेटेड प्लेट्स. थोड़ा स्टेटमेंट को समझो कि कोर कैसे बनाया गया है. आप क्या करोगे, यू गो फॉर ए थीन प्लेट. थीन प्लेट एक थीन प्लेट है जिसमें एक स्क्वायर होल है. थिकनेस कितना है प्लेट का, बहुत ही कम. जितना कम कर पाओगे उतना अच्छा ट्रांसफार्मर है, उतना कॉस्टली ट्रांसफार्मर है. इनफैक्ट आप कोई कॉस्टली ट्रांसफार्मर और सस्ता वाला ट्रांसफार्मर, तो अंतर मोस्टली आपको यही मिलेगा. सस्ता वाला ट्रांसफार्मर का कोर इतना मोटा है और जो कॉस्टली है उसका भी इतना ही मोटा है. लेकिन सस्ते वाले में कितने तो ऐसे प्लेट लगे, इसके ऊपर ऐसे लगा के 10 प्लेट लगा दिया, टाइट कर दिया, क्योंकि मोटे मोटे प्लेट्स थे. और जो कॉस्टली वाला होगा इतने मोटे में ही देयर विल बी सम 100 प्लेट्स बिकॉज वेरी थिन प्लेट्स. तो क्या करते हैं, एक प्लेट ऐसे बनाया थिन प्लेट, इसके ऊपर वार्निशिंग कर दिया. वार्निश मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास. अच्छा, फिर उसके ऊपर दूसरा प्लेट चिपकाया, तीसरा प्लेट चिपकाया, बहुत सारा प्लेट चिपकाया और इसको मोटा कर दिया. कभी कभार टाइटली पकड़ने के लिए एक होल बना के इसमें स्क्रू टाइट कर दिया चारों कोने में. सो यू से दे आर ऑल स्टैगर्ड टुगेदर. अब ये पूरा एक ब्लॉक बन गया. ठीक है. नाउ आफ्टर जॉइनिंग सेवरल प्लेट्स स्टार्टेड लुकिंग लाइक दिस. जैसे इस केस में देख रहे थे, बहुत सारा प्लेट को ऐसे जोड़ दिया गया, बहुत सारा प्लेट को ऐसे जोड़ दिया गया. They are staggered together to form a transformer like this. Then you have coils on the two sides. Fine. मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, बताएंगे, वक्त आने पर बताएंगे. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, इनपुट एसी वोल्टेज. अच्छा, पहले इसका प्रिंसिपल देखेंगे. प्रिंसिपल हुआ, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या हुआ, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर. प्रिंसिपल हुआ द EMF induced in the secondary coil is statically induced EMF by
म्यूचुअल इंडक्शन with प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल के साथ म्यूचुअल इंडक्शन के कारण ये बना, ठीक है। When AC वोल्टेज, हम बता रहे हैं अभी वर्किंग, AC वोल्टेज is applied across primary coil and AC means alternating current passes through the primary coil. ये कंस्ट्रक्शन में लेमिनेटेड आयरन प्लेट्स, कौन सा प्लेट हो तो देखना चाहिए, आयरन प्लेट्स। दिस इज ए सॉलिड आयरन कोर, जनरली CRGO स्टील का होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, तो फेराइट कोर कह सकते हो। क्या when AC voltage is applied across primary coil and AC passes through, AC means alternating current passes through primary coil, ठीक है। अब ये प्राइमरी कॉइल में अगर कुछ AC पास करेगा, करंट पास करेगा, यहाँ पे कोई करंट पास कर रहा है तो क्या होगा, दिस इज ए सोलेनॉइड शॉर्ट थिंग, नो, सो लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस्ड, और वो जो फ्लक्स बनेगा वो क्या करेगा, ये आयरन से जाने की पसंद करेगा, तो इट विल पास थ्रू दी आयरन कोर लाइक दिस, पास थ्रू दी आयरन कोर लाइक दिस, ठीक है। तो हम कहेंगे ये आयरन कोर में होते हुए जाके सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करेगा, तो across primary coil and alternating current passes through the primary coil, alternating current गया तो कुछ फ्लक्स जनरेट होगा, the flux pass generated by, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है, फ्लक्स जनरेटेड बाय प्राइमरी मींस प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल passes through iron core and links to secondary, तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न से 500, सेकेंडरी टर्न से 2000, किसके कौन सा कॉइल के साथ ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है, अरे सेम फ्लक्स लिंक कर रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क वाला क्वेश्चन 10 ये इंपॉर्टेंट है, सेम फ्लक्स लिंक्स विथ बोथ द कॉइल, दोनों कॉइल के साथ सेम फ्लक्स लिंक करता है, ठीक। अभी इसमें जो फ्लक्स जा रहा है उसमें भी वही फ्लक्स जा रहा है, लेकिन प्राइमरी से जो फ्लक्स जा रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो प्राइमरी करंट के लिए हो रहा है, सेकेंडरी से जो फ्लक्स जा रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वही प्राइमरी करंट के लिए हो रहा है, क्योंकि दिस फ्लक्स इज जनरेटेड बाय दिस, ये तो खुला है, इसमें कोई करंट नहीं है, अच्छा सेम फ्लक्स जा रहा है। अब ये करंट बदलेगा, प्राइमरी में जो करंट जा रहा है वो AC है, करंट बदल रहा है, अब करंट बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, जो फ्लक्स जा रहा है तो बदलेगा, तो हम क्या कहेंगे, एज प्राइमरी करंट changes the flux phi also changes with time, AC है, DC होता तो कांस्टेंट करंट जाता, कांस्टेंट फ्लक्स होता, इसके अंदर से जो फ्लक्स जाता वो नहीं बदलता तो देयर इज नो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, नो EMF, AC में बदल रहा है इसलिए तो EMF होता है,
So changes with time. EMF induced in primary क्या हो जाएगा, से call it E1 कितना है और call it V1 कितना है, d N1 d5 by dt। N1 क्या है, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, N1 is primary turns। EMF induced in secondary कितना हो जाएगा, N2 d5 by dt because same flux is passing। अब N2 क्या है, सेकेंडरी टर्म्स, बताने की जरूरत नहीं। V1 by V2 करो तो इफ यू डिवाइड, ये d5 by dt दोनों का बराबर होने के कारण टूट गया, कट गया, मर गया, क्या मिला, N1 by N2। ठीक है, thus क्या मिला हमें कि V1 by V2 is N1 by N2। मतलब अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो V1 बड़ा है, V2 छोटा है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो V2 बड़ा है, छोटा है। So the potential drops, the EMFs in the two coils are in direct ratio of their number of turns। आपके पास 220 वोल्ट है, आप उसको 11 kV में कन्वर्ट करना चाहते हो, you want to increase the voltage, so in the secondary you have more voltage, more number of turns, more number of turn करोगे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। आपके पास 220 वोल्ट है, आप उसको मोबाइल चार्ज करवाना चाहते हो, 6 वोल्ट में लाना चाहते हो, take less number of turns, voltage will decrease। So by taking suitable number of turns here you can get more voltage or less voltage, but frequency is same। जो इसका था, ये अगर 50 हर्ट्ज है तो ये भी 50 हर्ट्ज ही है। समझ में आ गया क्या? So the potential drops in the primary and secondary are in direct proportion of their number of turns। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गया, इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, अगर हम कहेंगे if N1 is more than N2 that means आपका V2 is less than V1, N2 छोटा है तो V2 छोटा है। ऐसा ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं कि प्राइमरी में ज्यादा वोल्टेज था, सेकेंडरी में कम वोल्टेज था, इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस काम में लगता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पजेस और फॉर डोमेस्टिक यूजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डोमेस्टिक पर्पजेस ये यूज होता है। आपका मोबाइल का जो ट्रांसफार्मर है, आई मीन चार्जर का जो ट्रांसफार्मर है, दैट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इफ N1 is less than N2 मतलब सेकेंडरी में अब ज्यादा वोल्टेज होने वाला है, दिस इज कॉल्ड स्टेप अप। V2 is more than V1 तो आप कहोगे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ गया, स्टेप अप हो गया, वोल्टेज घट गया, स्टेप डाउन हो गया। इधर से वोल्टेज आ रहा था वो नीचे दब गया तो स्टेप डाउन, चढ़ गया स्टेप अप। सो सिंपल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कहाँ यूज होता है, एट द ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। हीराकुद से पावर आएगा राउरकेला तक तो दे नीड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्यों, देखेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फॉर ट्रांसमिशन पर्पजेस, कहीं घर में यूज नहीं होता है, आपको घर में जितना वोल्टेज हो रहा है उससे कम वोल्टेज में काम करने की आदत है, या उतने ही वोल्टेज में, उससे ज्यादा वोल्टेज की घर में जरूरत नहीं पड़ता है। डोमेस्टिक यूज में दे विल नेवर अलाउ ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये हम लोग देखे कि N1 अगर N2 से ज्यादा है, N1 अगर N2 से कम है तो क्या कहते हैं। ऐसा भी केसेस होता है जिसमें N1 और N2 दोनों बराबर होते हैं। When N1 N2 both are same, V1 is equal to V2, तो फिर सर क्यों लगाएंगे, अरे उसको लगाने का दूसरा चक्कर है।
चक्कर क्या है, वैसा ट्रांसफार्मर को कहते हैं प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर और बैलून ट्रांसफार्मर। आपके घर में टीवी है, आपके घर में जो वोल्टेज 220 वोल्ट में चलेगा, टीवी 220 वोल्ट में चलेगा, लेकिन हम डायरेक्टली सप्लाई नहीं देते हैं, ऐसा एक बैलून लगा के देते हैं, प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर लगा के देते हैं। अगर लाइटनिंग हो गया बाहर, सडनली हाई करंट आया, तो ये कॉइल जल जाएगा और सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यू आर सेफ। समझ में आ रहा, क्योंकि इंडक्टर स्ट्रांगली अपोजेस सडन चेंज इन करंट, ये अपोज करने की कोशिश करेगा और खुद जल जाएगा। तो फिर यू चेंज द बैलून ट्रांसफार्मर। लाइटनिंग हुआ, क्या हो गया, टीवी जल गया, वो दे विल चेंज द बैलून ट्रांसफार्मर। अगर प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर नहीं होता, सीधे टीवी में दे देते, तो उसका सर्किट ही जल जाता लाइटनिंग के साथ साथ, है ना। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, जहां पर N1 N2 नंबर ऑफ टर्न्स आर सेम, बट इट इज नॉट रिटन इन योर बुक, तो मैं नहीं बताता हूं। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। इन ऑल ट्रांसफार्मर्स क्या मिला, देखो तो V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, क्योंकि V1 में V2 was equal to N1 में N2, that is EMF per turn in primary, EMF per turn in primary side is same as EMF per turn in secondary side। बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्राइमरी में और सेकेंडरी में अलग अलग वोल्टेज है V1 एंड V2, बट पर टर्न क्या ईएमएफ है, पर टर्न मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड। N1 टर्न में V1 हुआ, एक टर्न में कितना हुआ, V1 में N1, बिकॉज एक टर्न में कितना होगा ईएमएफ, d5dt, 1d5dt, इसमें एक टर्न में यही 1d5dt। सो ईएमएफ पर टर्न इज सेम इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर ईएमएफ पर टर्न इज मोर इन प्राइमरी और सेकेंडरी। आपको स्टेप अप है, वोल्टेज बढ़ रहा है, हाँ सेकेंडरी में ज्यादा गया, है ना। वो बोलेंगे इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ईएमएफ पर टर्न इज मोर इन प्राइमरी और सेकेंडरी। अरे दोनों ही केस में ईएमएफ पर टर्न इज सेम इन प्राइमरी एज वेल एज इन सेकेंडरी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा हुआ, ये ज्यादातर आता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, व्हाट आर द डिफरेंट लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, व्हाट आर द डिफरेंट लॉसेस, एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। ओहो, एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, क्या क्या एनर्जी लॉसेस हो रहा है, लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं फैलाएंगे। डिफरेंट एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर को एक ऑयल में डुबा के रखते हैं, ऑयल टैंक के अंदर। ये क्वेश्चन भी कभी कभार आया है, व्हाई ऑयल, ए ट्रांसफार्मर इज डीप इनटू ऑयल। तो ऑप्शन रहता है टू मिनिमाइज फ्रिक्शनल लॉसेस। अरे इसमें कोई एक मूविंग पार्ट है क्या, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो फ्रिक्शन कहां से होगा, लॉस कहां से होगा। तो ध्यान रहे, व्हाई ऑयल इज पूरी, ये मेडिकल एंट्रेंस वाले पूछते रहते हैं। हाँ, तो क्या चल रहा था, डिफरेंट एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर एडी करंट लॉस, different losses in the transformer are eddy current loss, in core of transformer, ठीक है। This is minimized by laminating the core. Why transformer core is laminated? To reduce eddy current loss, to reduce eddy current loss। देखो ये है हमारा ट्रांसफार्मर। अब इसमें जो कॉइल है, अब मान लो कि ये कॉइल, सपोज हम कहेंगे, ऐसे सोचो कि ये कोई एक आयरन ब्लॉक है, दिस इज व्हाट इज ए आयरन ब्लॉक।
अब क्या हुआ, मैं कोई एक मैग्नेट को इसके पास लाया, तो थिंक ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन ऑफ दिस, तो इसमें क्या हो गया, इस लूप के अंदर से जो फ्लक्स जा रहा था मैग्नेट को पास लाने से वो फ्लक्स बढ़ने लगा तो दे दीजिए चेंज इन फ्लक्स, तो देयर बी ईएमएफ, इफ देयर इज ईएमएफ देयर बी करंट। अब ये जो ईएमएफ हुआ, ये पॉइंट में जो ईएमएफ हुआ, उसके लिए करंट सिर्फ ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, सोचो, अंदर से देखो, करंट अंदर से घूम के भी तो आ सकता है, बिकॉज इट्स थिक ब्लॉक, तो करंट को बहुत सारा रास्ता मिल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट में फ्लो करने के लिए, घूम फिर के आएगा, करंट को बहुत सारा रास्ता मिलेगा, तो यू विल से, तो उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर एक यहां से यहां तक करंट को जाना है, खाली ऐसे जाने के लिए जितना रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा भी जाना है, ऐसा भी जाना है, सारा ऑप्शन फ्री है, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, ज्यादा करंट जाएगा, फॉर सेम ईएमएफ मोर करंट विल फ्लो। अगेन रेजिस्टेंस डिक्रीज करने के बाद जो एनर्जी लॉस होगा वो v स्क्वायर बाई r होता है, r घट गया तो पावर लॉस बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉलिड कोर नहीं लेते हैं, हम इसको टुकड़े टुकड़े किए थे, मतलब करंट ज्यादा अंदर नहीं जाता, उसी प्लेट के अंदर ही घूमेगा, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, प्लेट के अंदर घूमेगा तो रेजिस्टेंस उसको ज्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, पावर कम हो जाएगा। सो ये जो लॉस होता है, लोकल करंट फ्लोइंग इन द कोर ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल बाय एक्सपोजिंग इट टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एडी करंट, corresponding loss is called eddy current loss. It can be minimized by laminating the transformer core. दूसरा हुआ hysteresis loss, कहाँ होता है ये भी कोर में होता है, इन कोर। क्या है, कोई एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल्स ऐसे अलाइन है, आप अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखा दिए, नॉर्थ पोल, ये साउथ नॉर्थ ऐसे करके अरेंज हो गए। अब अगर ये नॉर्थ पोल, ये मान लो कि कोई ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब इसका पोलैरिटी बदल रहा है, थोड़ी देर के बाद ये हो गया साउथ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल रहा है, तो ये सारा जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे घूम के इधर आएंगे, फिर ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर घूम के ऐसे जाएंगे, मतलब सारा मैग्नेटिक डाइपोल अंदर ऐसे 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 घूमते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इंटरमोलिकुलर फ्रिक्शन के चलते हीट जनरेट होगा, कुछ एनर्जी वहां पे लॉस हो गया, दैट एनर्जी इज लॉस कॉल्ड हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, वी यूज फेराइट कोर्स, अच्छे मैग्नेटिक मटेरियल का कोर, आयरन का कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर लेते हैं, जिसमें एनर्जी लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है। सो हिस्टेरेसिस लॉस इन कोर of transformer due to exposure to time varying magnetic field, ठीक है। अब इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, इट इज मिनिमाइज्ड by using soft iron cores, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की कोर बनाएंगे, हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाएगा। तो ये हो गया लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर। कहाँ ये लॉस हो रहे हैं, दिस लॉस इज टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, समझ में आया, इट इज टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोर मतलब आयरन में, कि दोनों ही लॉस आयरन कोर में होने के कारण इस लॉसेस को हम लोग आयरन लॉस कहते हैं। बट इन एडिशन टू दैट, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ करंट थ्रू दिस वायर्स, ये वायर में भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, देयर इज सम लॉस दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस। कॉपर लॉस मतलब कॉपर घट नहीं जाता है, लॉस इन कॉपर। आयरन लॉस मतलब आयरन को लॉस नहीं हो रहा है, लॉस इन आयरन, ठीक है। कॉपर लॉस मतलब लॉस इन कॉपर। तीसरा हुआ by it is called loss in resistance of coils,
ड्यू टू पैसेज ऑफ करेंट, पैसेज ऑफ करेंट। ठीक है, तो 3 किस्म की लॉस होता है, इसको आप कॉपर लॉस कहो, आई स्क्वायर आर लॉस कहो, ठीक है, इसको ऐसे कह सकते हो। However, total energy loss in a transformer is very small as compared to the amount of energy transmitted by this। ठीक है, जितना एनर्जी वो हैंडल करता है उसके सामने ये जो सारा एनर्जी लॉस मिलके बहुत कम होते हैं। ध्यान रहे, ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल मशीन, उससे ज्यादा एफिशिएंसी का इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं मिलता है। इसका एफिशिएंसी 98.5%, 99%, 97% ऐसे जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट इज इवन मोर इंपोर्टेंट, नेग्लेक्टिंग लॉस ऑफ एनर्जी in an ideal transformer, in an ideal transformer, neglecting loss of energy in an ideal transformer, we can write power input is equal to पावर आउटपुट। जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, इग्नोर करो। बट सोचो तो ये था आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये था आपका कॉइल, इसमें वोल्टेज कितना था V1, ये था आपका सेकेंडरी कॉइल, इसमें वोल्टेज था V2। सपोज ये दे रहा है करंट I2, ये ले रहा है करंट कितना I1, तो कितना पावर ले रहा है, तो आप कहोगे V1 I1 मस्ट बी इक्वल टू V2 I2, है ना। तो क्या मिला, I1 भाई, ऐसा कब कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग द लॉस, अदरवाइज दिस इज लेस देन दिस, थोड़ा सा I1 बाई I2, तो प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू V2 बाई V1। बट V2 बाई V1 पहले ही देख चुके थे, क्या था, N2 बाई N1। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि अगर कोई स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट ज्यादा होता है कि सेकेंडरी करंट ज्यादा होता है, स्टेप अप मतलब सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज है, मतलब करंट कम होगा। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी करंट इज लेस, प्राइमरी करंट इज मोर। Inverse ratio of the terms I1 by I2 is equal to N2 by N1। समझ में आ रहा है। तो this is what mostly I have completed through the concepts of transformer, जो आपको जरूरत पड़ता है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है।